अब देखिए, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है आंतरगणन एवं बाह्य गणन ज्ञात करने की विधियाँ। आंतरगणन और बाह्य गणन को ज्ञात करने की दो विधियाँ होती हैं। पहली है बिंदुरेखी विधि और दूसरी है बीजगणितीय विधि। बिंदुरेखी विधि का मैंने अध्ययन करा दिया गया है। अब मैं जो अध्ययन कराऊंगा वह अध्ययन कराऊंगा बीजगणितीय विधि का, यानी बीज गणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि के अंतर्गत 5 विधियों का हम अध्ययन करते हैं और उसमें सबसे पहली जो विधि है वह है आपकी बायनोमियल या द्विपद विस्तार रीति। द्विपद विस्तार रीति, और इसे हम प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति बोलते हैं, यानी डायरेक्ट बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड। इसके बाद दूसरी जो विधि आती है वह है न्यूटन की प्रगामी विस्तार विधि, यानी सेकंड है न्यूटन की प्रगामी अंतर विस्तार। इसके बाद आती है तीसरी, और तीसरी है आपकी, इसे हम बोलते हैं लैग्रेंज की रीति। लैग्रेंज रीति। इसके बाद चौथी आपकी जो विधि है वह विधि है परवलयिक वक्र विधि। परवलयिक वक्र विधि। और इसके बाद फिफ्थ आती है अन्य विधि। अन्य विधि। अब देखिए, अंतर्गणन और बाह्य गणन को ज्ञात करने की जो दूसरी विधि है वह है बीजगणितीय विधि, यानी एलजेब्रिक मेथड। और एलजेब्रिक मेथड को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहले प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति, जिसे हम डायरेक्ट बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड बोलते हैं। फिर इसके बाद आती है सेकंड न्यूटन की प्रगामी अंतर विस्तार विधि, और तीसरी आती है लैग्रेंज रीति, चौथी परवलयिक वक्र विधि, और 5वीं अन्य विधियाँ। अब देखिए, मैं आज जो अध्ययन कराऊंगा आपको वह अध्ययन कराऊंगा प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति का। इन सब का मैं एक एक करके आपको अध्ययन कराऊंगा। और आज सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वह अध्ययन होगा द्विपद विस्तार रीति का। तो देखिए, द्विपद विस्तार रीति को समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें, और शेयर अपने दोस्तों को भी करें। साथ ही कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपकी समझ में कोई भी पॉइंट नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। अब देखिए, सबसे पहले हमें प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति का सबसे पहली जो मुख्य चीज़ है वह है कि इसके बारे में पूरी तरह से इसके इतिहास को जाना न जाए कि बायनोमियल जो थ्योरम है, बायनोमियल जो एक्सपेंशन मेथड है, वह शुरुआत कहाँ से हुई और वह क्या है। तो देखिए, द्विपद प्रमेय यानी बायनोमियल थ्योरम का जो इतिहास है वह अत्यंत ही मनोरंजक है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि द्विपद गुणांकों को त्रिभुज के रूप में
विन्यसित करने का काम सबसे पहले पास्कल ने किया था। अब देखिए, जब ये पास्कल ने किया था, किंतु तीसरी शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ हुए और उन गणितज्ञ का नाम था पिंगल। पिंगल ने द्विपद गुणांकों का उपयोग और जो द्विपद गुणांक हैं उन गुणांकों का जो उपयोग है वह उपयोग उन्होंने, उनकी एक बुक थी पिंगल की, उस बुक का नाम था छंद सूत्रम। तो छंद सूत्रम की रचयिता, इनका जो काल है वह काल था 400 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व अनुमानित है। यह पाणिनि के अनुज थे। इन्होंने छंद सूत्रम में मेरु प्रस्तार, छंद सूत्रम, इनकी जो पिंगल की बुक है, पिंगल की जो बुक है उस पुस्तक का नाम है छंद सूत्रम। और छंद सूत्रम को जब इन्होंने लिखा, लेकिन पिंगल पाणिनि के भाई थे और इन्होंने छंद सूत्रम में ही मेरु प्रस्तार, क्या, मेरु प्रस्तार, और मेरु प्रस्तार को ही हम पास्कल त्रिभुज बोलते हैं। मेरु प्रस्तार को हम क्या बोलते हैं? पास्कल त्रिभुज। अब देखिए, मैं आपको इस रीति के अंतर्गत न्यूटन का भी अध्ययन कराऊंगा, पास्कल का भी अध्ययन कराऊंगा। तो अभी इसी का अध्ययन कर रहे हैं प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति में। अब देखिए, जो मेरु प्रस्तार है इसे हम पास्कल त्रिभुज भी बोलते हैं और यह द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर्स और द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम से मिलते हैं। पिंगल के छंद के लेखक भी हैं, पिंगल एक छंद के लेखक भी हैं। 10वीं शताब्दी में हलायुध ने 10वीं शताब्दी में हलायुध ने छंद सूत्रम का भाष्य लिखा था और जिसमें उन्होंने संयोजन समस्या यानी कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम के हल के लिए क्या किया? वही विधि अपनाई जिसे आजकल पास्कल त्रिकोण कहा जाता है। इस बात के भी प्रमाण हैं कि 6ठी शताब्दी तक भारतीय जो गणितज्ञ हैं उन गणितज्ञ का द्विपद का घन यानी 3 घात निकालने का वह सूत्र भी जानते थे। 6ठी शताब्दी तक भारतीय गणितज्ञ द्विपद गुणांकों को भागफल के रूप में क्या, n अपॉन n माइनस के इंटू के, n अपॉन n माइनस के इंटू ब्रैकेट ऑफ इंटू के व्यक्त करना संभवतः जानते थे और इसका स्पष्ट उल्लेख भास्कराचार्य द्वारा लिखित लीलावती ग्रंथ में मिलता है। भास्कराचार्य द्वितीय जो 1114 से 1185 यानी 1185 प्राचीन भारत के एक सुप्रसिद्ध गणितज्ञ
एवं ज्योतिषी थे। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ क्या है? सिद्धांत शिरोमणि। किसका? भास्कराचार्य का जो ग्रंथ है, भास्कराचार्य का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि। और सिद्धांत शिरोमणि जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित तथा गोला अध्याय, क्या क्या? लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित, गोला अध्याय, इस सिद्धांत शिरोमणि को 4 भागों में बांटा गया। पहला लीलावती, दूसरा बीजगणित, तीसरा ग्रहगणित, चौथा गोला अध्याय। अब देखिए, लीलावती के अंतर्गत अंकगणित को रखा गया और बीजगणित के अंतर्गत बीजगणित है। इसके बाद ग्रह गणित जो है, इसमें ग्रहों की स्थिति के बारे में अध्ययन किया गया, जिसे आजकल हम ज्योतिष बोलते हैं। और ज्योतिष का जो अध्ययन है वह ग्रह गणित के अंतर्गत किया जाता है। और इसके बाद गोला अध्याय, इसका गोला अध्याय के अंतर्गत फिजिक्स, भूगोल, इन सब चीज़ों को समाहित किया गया, क्योंकि पृथ्वी के बारे में इसमें पूरा अध्ययन किया गया। और पृथ्वी का जो अध्ययन किया जाता है वह अध्ययन करते हैं भूगोल के अंतर्गत, यानी ज्योग्राफी के अंतर्गत, और फिजिक्स को उसमें अप्लाई करते हैं। तो सिद्धांत शिरोमणि को 4 भागों में बांटा, लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित और गोला अध्याय। अब देखिए, ये 4 भाग क्रमशः कौन कौन से थे मैंने बता दिया। अंकगणित, बीजगणित और ग्रहों की गति से संबंधित सिद्धांत जो भी हैं वह, और गोले से संबंधित अर्थात भूगोल यानी ज्योग्राफी से है। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है, जिसे हम पदार्थों को अपनी ओर खींचने की जो शक्ति बोलते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, उस शक्ति की जो खोज है, उस खोज का जो श्रेय है वह हम न्यूटन के लिए देते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि न्यूटन को जाता है, लेकिन यह गलत है। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो रहस्य है, उस रहस्य को किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का जो रहस्य है उसे न्यूटन से भी पहले, कब? न्यूटन से भी सदियों पहले भास्कराचार्य ने उजागर कर दिया था। और भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है, और इसका आकाशीय पिंड पृथ्वी पर, यानी इसी कारण से जो आकाशीय पिंड हैं वह आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। भास्कराचार्य का दूसरा जो ग्रंथ है वह ग्रंथ है करण कौतूहल। और करण कौतूहल, ये जो ग्रंथ है, ये अपने समय के सुप्रसिद्ध एक गणितज्ञ थे जो उज्जैन की वेधशाला के अध्यक्ष थे, और इन्हें मध्यकालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ माना जाता है। कौन सा? करण कौतूहल भी भास्कराचार्य की एक बुक है, और इस बुक में अपने समय के सुप्रसिद्ध ये गणितज्ञ भी थे, तथा उज्जैन की जो वेधशाला है उस वेधशाला के ये अध्यक्ष भी रहे थे। इन्हें मध्यकालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ माना जाता है।
धन संपूर्ण यानी जो धन पूर्ण संख्यात्मक घात हैं, उन घात के लिए द्विपद प्रमेय जो न्यूटन से पहले भी ज्ञात था, किंतु ऋण और भिन्नात्मक घातों के लिए न्यूटन ने इसकी खोज सन 1664 में की और इसकी जो व्याख्या है वह व्याख्या लंदन की रॉयल सेक्रेटरी को लिखे 2 पन्नों के लेख में 1676 में की और इस प्रमेय की दृढ़ उपाधि 1824 में आबेल ने दी और उन दशाओं में भी इसकी स्थापना की जब घात और द्विपद के पद सम्मिश्र होते हैं। द्विपद प्रमेय का प्रयोग तब किया जाता है जब निम्न 2 शर्तें पूरी होती हैं। अब देखिए निम्न 2 शर्तें कौन सी पूरी होती हैं? तो पहली एक शर्त है कि इसमें स्वतंत्र चर का होना अनिवार्य है। तो स्वतंत्र चर के x के पद पर बराबर अंतर से पढ़ते हैं। x के जो चर हैं वह बराबर अंतर से पढ़े जाते हैं या पढ़ते हैं। जैसे 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 इस तरह से पढ़ते हैं। यदि अब देखिए दूसरे इसकी जो कंडीशन है वह दूसरी कंडीशन यह है कि बराबर अंतर वाले पदों में से ही किसी एक x मूल्य के आश्रित पद y का मूल्यांपात करना होता है। जैसे यदि 1961, 1971, 1981, 1991 की जो जनसंख्या है उन जनसंख्या के जो वर्ष दिए हैं उन वर्षों में से किसी नगर की अगर हम 1961, 1971 और 1991 की जनसंख्या ज्ञात हो और हम 1981 की जनसंख्या अनुमानित करनी हो तो हम द्विपद विस्तार विधि द्वारा अंतर्गणन किया जाएगा, क्योंकि 1961, 1971, 1981 और 1991 में जो अंतर है वह अंतर 10-10 वर्ष का है। इसी प्रकार यदि 1961, 1971, 1981, 1991 और 2001 के भारत की जनसंख्या के आंकड़े अगर ज्ञात हैं और उनकी सहायता से हम 2011 के लिए वाही गणन करना हो तो भी यही रीति हम अपनाएंगे। अब देखिए द्विपद विस्तार रीति की जो प्रक्रिया है वह क्या है, तो देखते हैं चलिए द्विपद विस्तार रीति की प्रक्रिया। द्विपद विस्तार रीति की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो आता है वह है, उसमें देखिए स्वतंत्र जो चर है उस चर का जो मूल्य है उसे हम x से रिप्रेजेंट जो करते हैं, तो वहाँ स्वतंत्र चर मूल्य x के पदों को क्रमानुसार x0 जो x के पद हैं उन पदों को हम क्या लिखते हैं, x0, x1, x2, x3, x4, x5 डॉट 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 xn। तो जो स्वतंत्र चर हैं उन स्वतंत्र चर को जो x के पद हैं उनको x0, x1, x2, x3, x4, x5 डॉट 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 xn। अब देखिए
यदि जो संकेताक्षर हैं उन संकेताक्षरों के द्वारा हम इसे, कौन से संकेताक्षर जो मैंने आपके समक्ष लिखे हैं, इन संकेताक्षरों से हम प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अब देखते हैं ये कौन से हैं, स्वतंत्र चर हैं। कौन से हैं, स्वतंत्र चर। और स्वतंत्र चर क्या है, x। अब देखिए इसके बाद आता है आश्रित चर। दूसरा क्या है, आश्रित चर। और आश्रित जो चर है वह है आपका y। अब देखिए y को हम कैसे लिखेंगे, y0, y1, y2, y3, y4, y5 डॉट 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 yn। अब देखिए y के जो दिए हैं, ये जो संकेत दिए हैं ये कौन से हैं, आश्रित हैं। यानी y जो है वह आश्रित है और x स्वतंत्र है। अब देखिए ये जो आश्रित और जो स्वतंत्र हैं, इसके बाद क्या होता है, इन संकेतों का जो प्रयोग किया जाता है, इन्हीं संकेताक्षरों में से एक अज्ञात होता है। उस अज्ञात, मान लीजिए अगर y2 अज्ञात है तो यह जो हम अध्ययन करेंगे यह आंतरगणन के अंतर्गत किया जाएगा। अगर इससे भी बाहर जाकर के हम अध्ययन करें, मान लीजिए y5 के बाद में भी कोई और हो, तो उसका अगर हमें अध्ययन करना हो और वहाँ कोई वैल्यू ना हो, मान लीजिए y6 की कोई वैल्यू नहीं हो, तो यह बाह्य गणन के अंतर्गत किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, दूसरे y के लिए जितने ज्ञात मूल्य होते हैं उतने क्रम का प्रमुख अंतर यानी लीडिंग डिफरेंस का 0 माना जाता है। अर्थात क्या होता है, यदि 4 पद ज्ञात हैं और चौथा प्रमुखांतर यानी 4th लीडिंग डिफरेंस 0 होगा, और जो 0 होगा उसका जो सूत्र होगा वह सूत्र होगा आपका डेल्टा 0। क्या होगा, डेल्टा 0, और ये है n = 0। डेल्टा की पावर n 0 = 0। अब देखिए यहाँ क्या होगा, जो n दिया है वह n y के क्या है, n y के क्या है, y के ज्ञात मूल्य होते हैं, और जो ज्ञात मूल्य हैं उनका, y के जो ज्ञात मूल्य हैं वो n से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, तीसरा जो पॉइंट इसमें आता है वह तीसरा पॉइंट है, ज्ञात मूल्यों की संख्या के अनुरूप प्रमुखांतर को 0 मानते हुए उसका द्विपद विस्तार का जो सूत्र है वह जो सूत्र होगा वह सूत्र होगा डेल्टा n0 = क्या होगा, डेल्टा n0 = क्या होगा, देखिए y-1 की पावर जो भी दी हुई हो, तो पावर क्या दी है, n। अब देखिए इसे हम खोलेंगे कैसे, तो यहाँ देखिए yn क्या है, yn माइनस ny, और n की पावर -1, फिर इसके बाद में दूसरी क्या होगा, प्लस, अब क्या है, n × n-1 अपॉन 1 × 2, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा,
वाई एन माइनस टू, और वाई एन माइनस टू जो होता है, फिर इसके बाद में आपका जो माइनस लग जाएगा, और माइनस लगने के बाद में आपका जो सूत्र होगा वह होगा एन इंटू, यानी एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, और एन माइनस थ्री। थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं, एन माइनस, चलिए थोड़ा सा खिसका लेता हूँ, एन माइनस वन, एन माइनस टू, और एन माइनस थ्री अपॉन हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। अब y इसके आगे जैसे मैंने ये लिखा है तो वहाँ जगह नहीं है, तो y n माइनस 3 डॉट 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 0। अब इसके बाद यहाँ प्लस लगा करके, चूंकि अब प्लस का निशान आ जाएगा तो 0। अब देखिए, यदि y के जो मूल्य हैं उन मूल्यों की संख्या n = 4 है तो क्या होगा, तो देखिए सूत्र बदल जाएगा। क्या हो जाएगा हम यहाँ देखते हैं। क्या कहा, यदि y के मूल्यों की संख्या n = 4 है तो क्या होता है, डेल्टा 4 0 = 0, 4 0 = 0। और जब ये होता है तो y यहाँ कर देते हैं y माइनस 1 की घात 4, और y माइनस 1 की घात 4 इजिकल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देखिए इसे खोल लीजिए, खोलेंगे तो क्या होगा, इजिकल टू y की घात 4। अब ये जो वैल्यू है ये प्लस की है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, और जब माइनस आएगा तो ये होगा 4y 4 प्लस ये होगा 4 गुणा 4 माइनस 1 बटे 1 गुणा 2, और y की घात क्या होगी, 4 ऋण 2, 4 ऋण 2। नेक्स्ट जो होगा वह होगा माइनस 4 और 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, और इसके बाद होगा y 4 माइनस 3, y 4 माइनस 3। अब देखिए जो सिंबल आएगा, नेक्स्ट जो सिंबल होगा वह सिंबल होगा आपका प्लस का। क्या होगा, प्लस। तो मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। तो देखिए क्या होगा प्लस में, 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और y 4 माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y 4 माइनस 4 इजिकल टू 0। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है, जो सूत्र लिखा है, इसको हम जब सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, इजिकल टू हो जाएगा y की घात 4 ऋण 4y की घात 4 प्लस 6y2, ये होगा आपका
4 और ये प्लस होगा आपका 4y3 प्लस 6y2 माइनस क्या होगा, माइनस होगा 4y1 प्लस अब देखिए y0 प्लस हो जाएगा y0 और इक्वल टू 0। अब देखिए इस सूत्र का जो प्रयोग किया जाता है वह प्रयोग करते समय भी हम घातों यानी जो पावर का प्रयोग करते हैं वह अधोलिखित संकेतों के रूप में करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट तीसरा आता है, उस तीसरे पॉइंट के अंतर्गत द्विपद विस्तार का उपर्युक्त विस्तार या उपर्युक्त सामान्य स्वरूप बड़ा और जटिल है। अतः इसके लिए हम निम्न द्वारा कुछ सरल नियम हैं, उन सरल नियमों द्वारा द्विपद विस्तार ज्ञात कर लेना चाहिए। और द्विपद विस्तार ज्ञात कैसे करते हैं, तो देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए है सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आता है वह आता है नंबर 1 या का, खा, गा, इस तरह से भी नाम दे सकते हैं, तो मैं उसके लिए नाम दूंगा का। और का में जो अध्ययन करेंगे, जिस प्रमुख अंतर के लिए द्विपद विस्तार करना हो पहले उस क्रम के बाई को लिखा जाएगा, फिर क्या होगा, अवरोही क्रम में y का घात अधोलिखित संकेत के रूप में एक एक क्रम करते हुए जाएंगे, जिससे अंत में y0 आ जाए। यदि मान लीजिए यदि 5 मूल्य ज्ञात हों तो पांचवां जो प्रमुखांतर 0 होगा और y को निम्न क्रमानुसार हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, y5 y4 y3, यानी y5 y4 y3 y2 y1 और y0, इस तरह से हम इन्हें लिखेंगे। सेकंड जो पॉइंट आता है खा, उस खा के अंतर्गत क्या करेंगे, जो प्रथम y धनात्मक है वह अगला y ऋणात्मक होगा। इसमें देखेंगे पहला धनात्मक, अगला ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। ये सिंबल इसमें आएंगे। नेक्स्ट जो होगा वह होगा विभिन्न y5 के जो अंक हैं उन अंकात्मक गुणक यानी जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हैं निकालने की जो विधि है, वह विधि में उसमें पहले लिखे जाने वाले y का जो गुणा है या जो गुणक है वह 1 होगा। इससे आगे के x के अंकात्मक गुणक जो हैं वह किस प्रकार निकालने होंगे, तो देखिए वह भी बताता हूँ मैं कैसे निकालने हैं। देखिए पिछले y का गुणक क्या होगा, पिछले y का गुणक इंटू क्या होगा, पिछले y का अधो संकेत क्या होगा, पिछले y का अधो संकेत अपॉन, देखिए अपॉन में क्या होगा, पिछले y की क्रम स्थिति क्या है, पिछले y की क्रम
स्थिति। नेक्स्ट यानी कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस वाई इंटू सबस्क्रिप्ट ऑफ प्रीवियस वाई अपॉन सीरियल नंबर रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्रीवियस वाई, अर्थात कैसे निकालेंगे 1/5 अर्थात 1/5 माइनस 1 × 5/1/4 प्लस क्या होगा 5 × 4/2 और y3 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा 10 × 3/3 और y2 प्लस, अब देखिए फिर वापस 10 × 2 10 × 2/2 y1 माइनस y1 जो होगा इसके बाद जो होगा वह होगा माइनस 5 × 1/5 5 × 1/5 सॉरी 5 × 1/, ये 4 होगा, ये 3 2 1 5, हाँ सॉरी, y0 = 0। अब देखिए इसे, अगर मुझे इसका जो सूत्र है वो सूत्र बनाना हो तो कैसे होगा, जो मूल सूत्र होगा वह होगा y5 यानी y5 माइनस 5/4 प्लस 5/4 प्लस क्या होगा 10/3 माइनस 10/2 प्लस क्या होगा, प्लस जो होगा वह होगा 5/1 और माइनस y0 = 0, यह निकल के आएगा। अब देखिए द्विपद विस्तार में y के जो गुणांक हैं उन गुणांकों को हम पास्कल त्रिभुज से भी ज्ञात किए जा सकते हैं, और पास्कल जो त्रिभुज है वह हम ज्ञात करने के लिए, देखिए मैं पास्कल त्रिभुज आपके समक्ष बनाता हूँ और पास्कल त्रिभुज से आप इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या है पास्कल त्रिभुज। सबसे पहले पास्कल त्रिभुज में देखेंगे द्विपद विस्तार में y के गुणांक पास्कल त्रिभुज से भी हम ज्ञात करेंगे, तो कैसे होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के लिए देखते हैं। अब यहाँ हम 8 से ही निकालना शुरू कर देते हैं। तो पहला होगा 1, फिर होगा 8, दूसरा होगा 28, तीसरा होगा आपका 56 और नेक्स्ट होगा 70, फिर 56 28 और 8 1, ये होगा 1। अब देखिए जब हमें 7 के लिए निकालना हो तो कैसे करेंगे, 1 7 21 और इसके बाद 35 थोड़ा सा पीछे खिसकाऊँ तो सही, 21 और ये है 35
नेक्स्ट आपका जो होगा वह होगा 21 7, 21 और 7 1। आगे 6 के लिए अगर हमें निकालना हो तो 1, इसके बाद 6, नेक्स्ट होगा 15, फिर इसके बाद होगा आपका 20, 20 के बाद 15 और 15 के बाद आपका आ जाएगा 6 और 1। अब देखिए आगे 5 के लिए हमें निकालना हो तो 1, 5, 10, 10, 5 और 1। 4 के लिए निकालना हो तो 1, 1 के बाद 4 और 4 के बाद होगा आपका 6, 6 के बाद 4 और फिर 1। नेक्स्ट देखें 3 के लिए तो 1, 1 के बाद 3 और 3 के बाद होगा नेक्स्ट भी 3 और फिर 1। 2 के लिए तो देखिए 2 के लिए 1 और 2 और 1। अब 1 के लिए निकालना तो 1 और 1। ये मैंने आपके समक्ष पास्कल त्रिभुज बनाया है। अब देखिए इस पास्कल त्रिभुज से ही आप सारे सूत्रों को निकालते चले जाएंगे और इससे सारे सूत्रों को बना भी सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे देखिए, कुछ द्विपद विस्तार दिए हुए हैं, यानी जो सूत्र हैं मूल सूत्रों को हम देख रहे हैं। मान लीजिए अगर मुझे 2 का ज्ञात करना हो, 2 को कैसे ज्ञात करेंगे, 2 का जो सूत्र होगा वह जो सूत्र होगा क्या होगा, y-1 की पावर 2 और इजिकल टू अगर 0 है तो जो सूत्र बनेगा वह सूत्र होगा y 2 माइनस 1 2 बाई 1 प्लस y 0 इजिकल टू 0। अगर 3 का ज्ञात करना हो, मैं आपके समक्ष इसी से बना रहा हूँ, देखिए 3 का ज्ञात करना हो तो y-1 की पावर 3 अगर दी हुई है तो हमें कैसे ज्ञात करना है, देखिए y की जो 3 की दी है यानी y3 माइनस क्या हो जाएगा 3y2 प्लस 2y1 माइनस y0 इजिकल टू 0। अगर देखिए 4 के लिए मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, y-1 की पावर 4 अगर दी हुई है तो कैसे निकालेंगे, देखिए y4 माइनस y4 की दिया है, फिर इसके बाद में 4y3 प्लस क्या हो जाएगा 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0 इजिकल टू 0। नेक्स्ट देखिए अगर मुझे 5 के लिए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं वही ऊपर वाली सारी चीज़ों को जोड़ता हुआ चला जाऊंगा और आपके समक्ष सारे सूत्र बनते चले जाएंगे। पास्कल त्रिभुज की यही कंडीशन है। इसके लिए अगर हमें 5 की ज्ञात करनी हो तो क्या है, देखिए 5 के लिए ज्ञात करना हो तो y-1 की पावर अगर 5 दी है तो इजिकल टू 0 और इसे हम ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी y5 और y5 के बाद में क्या दिया हुआ है माइनस 5y4, इसके बाद प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 इजिकल टू 0। ये बन गया। अगर मुझे 6 के लिए ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे,
y माइनस वन की घात अगर पावर 6 है तो देखिए कैसे ज्ञात करना है, y6 माइनस, अब y6 कहाँ दिया है, y6 की वैल्यू ये दी है, तो देखिए y6 इसके बाद 6y5 प्लस 15 यानी 15y4 माइनस 20 यानी 20y3 प्लस 15y2 माइनस 6y1 प्लस y0 इजिकल टू 0। ये हो गया। देखिए 7 के लिए हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, 7 की पावर क्या दी है, यानी y माइनस 1 की पावर अगर 7 है तो इजिकल टू कैसे निकालेंगे, 0। देखिए y7 माइनस 7y6 प्लस क्या हो जाएगा 21y5 प्लस माइनस 35 यानी 35y4 प्लस 35y3 माइनस 21y2 प्लस 7y1 माइनस y0 इजिकल टू 0। ये बन गया। अगर मान लीजिए 8 के लिए ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 8 के लिए क्या होगा, y माइनस 8 की जो पावर है वह अगर 8 हो, y माइनस 1 की पावर 8 हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए यानी y8 माइनस क्या हो जाएगा, अब देखिए 8 की पावर क्या दी है, यानी 8y7 प्लस क्या हो जाएगा 28y6 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 56y5, फिर क्या हो जाएगा प्लस 70y4, आगे क्या हो जाएगा 70y4 के बाद में माइनस 56y3 प्लस 28y2 और माइनस 8y1 और प्लस y0 इजिकल टू 0। इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ये जो सूत्र हैं, ये जो पास्कल के सूत्रानुसार, पास्कल जो त्रिभुज मैंने आपके समक्ष बनाया उससे मैंने ये सारे सूत्र निकाले हैं। अब देखिए ये सारे सूत्र मैंने आपके समक्ष बना दिए हैं। कल मैं आपके लिए जो अगला वीडियो है उस वीडियो में सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा और ये जो सूत्र हैं आप इन सूत्रों पर ध्यान देवें और इनको थोड़ा सा गहन अध्ययन करें। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरा यह है कि मैं जो नोट्स बनाता हूँ, यह जो नोट्स हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको अवेलेबल होंगे। इन नोट्स को भी आप निकाल करके अध्ययन कर सकते हैं और इसके साथ ही मैंने पूरे भारत की समस्त यूनिवर्सिटी के सारे सिलेबस को निकाल करके ही इन सब चीज़ों का मैं आपके लिए निचोड़ लेकर के आ रहा हूँ। और यूपीएससी के लिए, नेट के लिए, जीआरएफ के लिए और इग्नू के लिए मैंने सभी यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, इग्नू तक के लिए भी मैंने ये सारे नोट्स तैयार करके डाले हैं और आप इनको निकाल करके अध्ययन करें। जय हिंद।